हेलो साथियों, स्वागत है आप सभी का ड्रीम कैंपस एजुकेशनल प्लेटफॉर्म पर। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। आज का सेशन हमारा इंटरनेशनल रिलेशन से स्टार्ट होता है। भारत और विश्व के विषय में IMEEC, इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर के बारे में हम बात करेंगे। जब हमारा चाबहार बंदरगाह एक तरह से आप समझिए दूषित हो चुका है, जब हम उसका उपयोग नहीं कर पा रहे हैं ईरान में अमेरिकी हस्तक्षेप के कारण, साथ ही हूती विद्रोहियों ने स्वेज नहर को ब्लॉक करके रखा है। हमने कल भी इस विषय पे आपके साथ चर्चा की थी कि हूती विद्रोहियों का आतंक इस स्तर पर पहुंच गया है कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार बुरी तरह से प्रभावित हुआ है, जिसके परिणाम स्वरूप अब चाहे आप कहें कि एशिया को आने वाली खेप हो या एशिया से जाने वाली खेप हो, वो अब स्वेज नहर को कम प्रयोग कर रहे हैं क्योंकि वो सुरक्षित नहीं रह गया है। ऐसे में केप ऑफ गुड होप के किनारे किनारे यानी पूरे अफ्रीका का चक्कर लगाकर अगर आपको यूरोप या अमेरिका जाना है तो आपके जहाज़ों को इस रूट को फॉलो करना पड़ रहा है, जिससे लगभग 6000 किलोमीटर की अतिरिक्त यात्रा करना पड़ रहा है। इस 6000 किलोमीटर की अतिरिक्त यात्रा में जो अतिरिक्त धन खर्च हो रहा है, अतिरिक्त ईंधन खर्च हो रहा है, अतिरिक्त समय खर्च हो रहा है, उसकी वजह से सो कॉल्ड जो कॉस्ट है आपके आर्टिकल की, जो भी चाहे आप उसके बायर थे, आप उसके सेलर थे, उसकी कॉस्ट बढ़ गई है, बढ़ जा रही है, जिससे वैश्विक स्तर पर मुद्रास्फीति यानी इन्फ्लेशन का प्रभाव देखा जा सकता है। इसको बाईपास करने के लिए और अपने व्यापार मार्गों को सुरक्षित करने के लिए एक इनिशिएटिव था IMEEC, जिसको अभी हाल ही में उस पर एक नया अपडेट होता है, इसलिए वो चर्चा का विषय बनता है। हालांकि पिछले 2-3 रोज से चर्चा का विषय था, आज विशेष चर्चा इसलिए है कि इसका एक नया सदस्य जिसने इसको एग्री कर लिया है कि हम इसके सदस्य बनेंगे। अच्छा, इस IMEEC के बारे में कुछ विशेष बातें, क्योंकि अब इतनी बार चर्चा में हो गया है तो UPSC इस पर अच्छे प्रश्न बना सकता है। तो ये स्टार्ट होता है हमारे मुंबई से स्टार्ट होता है, गुजरात से भी स्टार्ट होता है, और यहाँ से ये देखिए रूट लेके पकड़ के जा रहा है और यहाँ पे ये पहुँच गया यूएई से आगे बढ़ के सऊदी अरेबिया से जॉर्डन होते हुए इजराइल होते हुए अंत में जाता है इटली। इस तरह से ये अपने रूट को फॉलो करता है। अपने रूट को फॉलो करते हुए ये जिस तरह के संसाधनों का प्रयोग करता है, उसमें रेल, सड़क और पानी का मार्ग, इन 3 मार्गों का प्रयोग करता है। करंट अफेयर की बात करते हैं तो नवीनतम विकास यह है कि ओमान ने आधिकारिक रूप से IMEC के समुद्री खंड में शामिल होने का इच्छुक हो गया है। मस्कट वार्ता के बाद रणनीतिक रोड मैप समझौता हो चुका है। IMEC के बारे में हम आपको बता ही चुके हैं। इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर G17 शिखर सम्मेलन 2023 में G20 शिखर सम्मेलन 2023 में घोषित एक बहुराष्ट्रीय व्यापार मार्ग है, यानी बहुत से राष्ट्रों से होकर गुजरता है और एक तरह का ये रणनीतिक स्वायत्तता प्रदान करता है आपके व्यापार मार्गों के लिए। ठीक है, इसके महत्व की बात हमने कर ली। स्वेज नहर पर निर्भरता घटाना और एक सुरक्षित वैकल्पिक व्यापारिक धमनी तैयार करना। धमनी का मतलब आप जब मेंस के आंसर लिख रहे हों या आप ये कहें कि कोई निबंध लिख रहे हैं, ऐसे लिख रहे हैं आप, तो इस तरह के शब्दों का चयन आपके आंसर की मारक क्षमता को बढ़ा पाता है। अगर आप हिंदी में लिख रहे हैं तो जैसे आपने लिखा कि व्यापारिक धमनी तैयार करना। धमनी मतलब हमारे शरीर में जो रक्त कोशिकाएँ हैं, नसें हैं, उन्हें हम धमनी बोलते हैं। तो जब हमारा हृदय रक्त को पंप करता है तो धमनियों के माध्यम से ही पूरे बॉडी में, उन्हीं वेसल्स के माध्यम से पूरा रक्त फैलता है, पूरा रक्त मूवमेंट करता है। तो इस तरह से ढेर सारी एक धमनी थी जिस पे हम डिपेंडेंट थे, यानी वो स्वेज नहर थी। अब क्योंकि वहाँ पे ब्लॉकेज की स्थिति आ रही है, जैसे हमारे हृदय में बाईपास सर्जरी होती है या फिर प्रेशर लगाया जाता है, इसीलिए लगाया जाता है ना कि उस मार्ग में कुछ कोलेस्ट्रॉल जम जाता है। उस कोलेस्ट्रॉल को बाईपास करने के लिए एक अलग से सर्जरी करके कुछ जोड़ा जाता है, एक पाइप जोड़ी जाती है जिससे ब्लड का सर्कुलेशन उस रास्ते से होने लगता है। तो ये जो हमारा कॉरिडोर है, ये भी एक तरह की नई धमनी है जो हमारे व्यापार के रूट को परिवर्तित कर देगा, जिससे वो जो ब्लॉकेज है, जो कोलेस्ट्रॉल का ब्लॉकेज है, उससे हम अपने व्यापार को सुरक्षित कर सकेंगे। ठीक है, इसका हमने आपको बताया मुंबई पोर्ट से स्टार्ट होगा। समुद्री व रेल कनेक्शन की शुरुआत होती है मुंबई से। खाड़ी देशों यूएई, ओमान में ट्रांजिट हब रहेंगे इसके। वहाँ से होते हुए अंत में ग्रीस और इटली में, यूरोप के ग्रीस और इटली को जोड़कर वहीं पर अपनी समाप्ति कर लेगा। इस तरह ये एशिया को यूरोप से जोड़ देगा। अच्छा, इसमें IMEC के 3 प्रमुख खंडों में विभाजित किया है, समुद्र, रेल और सड़क। इसके बारे में आपको बता चुके हैं। जो भारत को यूरोप से
40% तेज जोड़ने का लक्ष्य रखता है। इसका मतलब क्या है, ये भी एक फैक्ट है अपने आप में, क्योंकि द हिंदू में लिख के आ रहा है कि भारत को यूरोप से जोड़ने में 40% की तेजी हो जाएगी। 40% किस सेंस में है ये मैं अभी खोज रहा था, मुझे मिल नहीं पाया। ये 40% किस कई सेंस में हो सकता है, इसको इस तरह समझिए। 40% समय के सेंस में हो सकता है कि 40% कम समय लगेगा इस रूट का प्रयोग करने पर, या 40% डिस्टेंस का अंतर आ रहा है कि 40 जो अभी पुरानी डिस्टेंस थी हमारी सुएज नहर का जब हम रूट करते थे, तो उसमें जैसे मान लीजिए आप 100 किलोमीटर जाना होता था, तो क्या ये 40% की कमी है? क्या इधर से 60 किलोमीटर ही जाना होगा? क्या ये इस चीज़ की कमी है या फिर धन की कमी है कि पहले उस रास्ते से ले जाने पे 100 रुपये लगा करता था, तो इस रास्ते पर ले जाने पे हमें केवल 60 रुपये लग रहा है? तो हो सकता है कि सबको मिलाकर कोई आंकड़ा हो, वो आंकड़ा हम खोज के आपके साथ जल्दी ही डिस्कस कर लेंगे। लेकिन फिलहाल अभी जो आर्टिकल में लिखा हुआ था वो यही था कि सुएज नहर को 40% तेज़ी से जोड़ने के लिए इस रूट का प्रयोग किया जाने वाला है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। पीएम ई सेवा पोर्टल डिजिटल सुशासन की नई पहल। प्रधानमंत्री ई सेवा पोर्टल जो है वो डिजिटल सुशासन यानी लोगों से सरकार को सीधे कनेक्ट करने की एक व्यवस्था है, जिसके माध्यम से गवर्नमेंट टू सीधे पब्लिक से कनेक्शन बनता है। एक सिंगल विंडो सिस्टम है जिसपे जिला स्तरीय जो सेवाएं हैं, 500 से अधिक जिला स्तरीय सेवाओं को सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम से जोड़ा गया है, जिससे कोई व्यक्ति अगर कोई सेवा प्राप्त करना चाहता है तो सेवा प्रदाता उसे एक सिंगल विंडो से सारी चीज़ें प्रोवाइड कर सकेगा, उसको जगह जगह भागना नहीं होगा, जिससे जो प्रशासनिक बाधाएं हैं उनको भी कम किया जाएगा और डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर वाली जो समस्याएं हैं उनको भी सॉल्व कर लिया जाएगा। पीएमई सेवा मुख्य विशेषताएं इस प्रकार हैं। एकल खिड़की प्रणाली, 500 से अधिक, हमने आपको बताया 500 से अधिक जिला स्तरीय, यानी जिला स्तरीय मतलब ऐसी सेवाएं जो जिला स्तर पर लोगों को प्राप्त होती हैं, उनको एकल खिड़की, जैसे आवेदन हो गया, ट्रैकिंग हो गया और सॉल्यूशन हो गया, समाधान हो गया, इन सबको एक ही विंडो से प्रोवाइड करा जाएगा। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र की पारदर्शिता रहेगी कि जो पैसा है वो जो योग्य व्यक्ति है या फिर जो जिसके खाते में भेजा जा रहा है क्या उसे मिल रहा है नहीं मिल रहा है, ये सब चीज़ें पीएम ई सेवा के माध्यम से आसान हो जाएंगी। नौकरशाही में कटौती, जो प्रशासनिक नौकरशाही है, इंस्पेक्टर राज जिसे हम कहते हैं, लाल फीताशाही बोलते हैं, उसमें भी कमी आएगी। इससे ई सुशासन में वृद्धि होगी। नागरिक टू गवर्नमेंट और गवर्नमेंट टू नागरिक, नागरिक का जो कनेक्शन है वो बेहतर हो सकेगा। उत्तर प्रदेश ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्था का सपना। उत्तर प्रदेश में एक बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है। वहाँ की अर्थव्यवस्था, वहाँ का जो फिजिकल डेफिसिट है, राजकोषीय नीति है, फिजिकल डेफिसिट लगातार कम हो रहा है, जबकि राजकोषीय नीति की लगातार सराहना पेपरों में विभिन्न आर्टिकल्स में की जा रही है। उत्तर प्रदेश देश की ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्था का राज्य बनने की ओर बहुत तेज़ी से अग्रसर है। उसके पीछे कुछ उत्तरदायी कारण हैं, कुछ सरकार की नीतियाँ हैं। किस तरह की नीतियाँ हैं, क्या कारण हैं, उन पर हम चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहली बात, उत्तर प्रदेश सरकार की सेमीकंडक्टर नीति, जिसमें जेवर एयरपोर्ट के पास उत्तर प्रदेश सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरर क्लस्टर बनाने का निर्णय लिया है, जिसमें 5,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट की उम्मीद है कि सरकार 5,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट जुटाएगी उसके लिए, और जिससे सेमीकंडक्टर की जो पॉलिसी है, जो हमारे देश की भी पॉलिसी को सपोर्ट करती है, इससे उत्तर प्रदेश अपने आप को एक महत्वपूर्ण राज्य के रूप में स्थापित कर पाने में सक्षम हुआ है। डेटा सेंटर हब, नई डेटा सेंटर नीति के तहत राज्य को देश का प्रमुख डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर केंद्र बनाने का निर्णय लिया गया है। यानी राज्य, उत्तर प्रदेश राज्य देश का प्रमुख नया, जैसे अभी तक हम इसके लिए खासकर इन चीज़ों के लिए साउथ की तरफ जाया करते थे या बड़े बड़े शहरों मुंबई की तरफ जाया करते थे, अब उत्तर प्रदेश में भी ऐसी व्यवस्था बनाने की तैयारी है कि हम राज्य को देश का प्रमुख डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर केंद्र की ओर डेवलप कर सकें। साथ ही राजस्व वृद्धि की बात की जाती है तो कर राजस्व में 12% की वृद्धि देखी गई है। आर्थिक पुनरुद्धार और सुधारों का जो प्रमाण है कि सरकार के जो कार्य हैं उनसे इनकी राजस्व वृद्धि में अगर 12% की एक बड़ी वृद्धि माना जाता है, अगर राजस्व वृद्धि में लगातार एक साथ 12% की वृद्धि एक बड़ा जंप माना जाता है, तो सरकार ने अपने काम से 12% की वृद्धि हासिल की है, जो निश्चित रूप से सराहनीय है और इस बात का प्रमाण है कि इनकी नीतियाँ सही दिशा में जा रही हैं। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2.0 आर्थिक विश्लेषण। इसी जो ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2.0 होने वाली उसका एक आर्थिक विश्लेषण ये है कि यूपी का बढ़ता कर राजस्व फिजिकल कंसोलिडेशन की दिशा में सकारात्मक संकेत है। यह राज्य को केंद्र पर निर्भरता कम करने और विकास खर्च को बढ़ाने के लिए प्रेरित करता है या सक्षम बनाता है।
कैसे? क्योंकि अगर फिजिकल कंसोलिडेशन हो रहा है यानी राज्य का राजस्व बढ़ रहा है, राज्य के पास ज़्यादा पैसे आ रहे हैं, तो राज्य अगर कोई योजना चाहता है, कोई कार्य करना चाहता है, तो उसको केंद्र से मदद मांगने की आवश्यकता नहीं होगी, जबकि उसके पास खुद का पैसा होगा। ये वैसा ही है जैसे पिताजी के जेब का पैसा भी आपके लिए ही होता है, आपके प्रयोग में आता है, आपके उपयोग में आता है, लेकिन अगर आप स्वयं अर्जित करते हैं तो आप उसे किसी भी तरह से खर्च कर सकते हैं, उस पर पिताजी नहीं पूछते हैं। जबकि जनरली जब पिताजी खर्च दे रहे होते हैं तो एक बार वो पूछते हैं कि आप क्या कर रही हैं इस पैसे का, आप बताते हैं उन्हें कि ये करना है, अगर उन्हें सही लगता है तो वो आपको धन प्रोवाइड करते हैं। जबकि जब आप स्वयं अर्निंग कर रहे होते हैं तो आप उस पैसे पे कमांड करते हैं। उसी तरह जो केंद्र सरकार है और राज्य सरकारें हैं, उनका संबंध आप इनसे जोड़कर समझ सकते हैं कि अगर राज्य को कोई योजना अपने लोगों के लिए कोई नीति लानी है, कोई योजना लानी है जिसमें उसे बड़े धन की आवश्यकता है, बड़ी पूंजी की आवश्यकता है, ऐसे में वो रिक्वेस्ट करते हैं केंद्र से कि हमारी मदद करिए। तभी तो वो जो सेंट्रल स्पॉन्सर्ड और सेंट्रल सेक्टर के बीच डिफरेंस हमने आपको कई बार बताया है। सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम्स ऐसी स्कीम्स होती हैं जिसमें स्पॉन्सर्ड लगा हुआ है, यानी स्पॉन्सर किया हुआ है, सरकार ने स्पॉन्सर किया है, सेंट्रल ने स्पॉन्सर किया है। सेंट्रल स्पॉन्सर मतलब सेंट्रल उसमें कुछ धन दे रही है, यानी कि अगर 100 रुपये खर्च हो रहा है, उदाहरण के तौर पर समझिए कि सेंट्रल स्पॉन्सर कोई स्कीम है, अगर उसमें 100 रुपये खर्च हो रहा है तो केंद्र सरकार मान लीजिए उसमें 50% दे रही है, राज्य सरकार 50% दे रही है, या केंद्र सरकार 60% दे रही है, राज्य सरकार 40% दे रही है, केंद्र सरकार 70% दे रही है, राज्य सरकार 30% दे रही है, तो ये सेंटर स्पॉन्सर्ड स्कीम होती हैं। जबकि जो सेंटर सेक्टर स्कीम होती हैं उसमें 100% पैसा सेंट्रल से आता है, सेंट्रल फंड से आता है, उसमें राज्य को हस्तक्षेप नहीं करना होता है। तो सरकार जो केंद्र सरकार अपनी योजना बनाती है तो वो अपने हिसाब से बनाती है, उसको क्या प्राथमिकताएं हैं, जबकि विभिन्न राज्यों की अलग अलग प्राथमिकताएं हो सकती हैं। इसीलिए उन प्राथमिकताओं को पूर्ण करने के लिए राज्य अपने राजस्व की वृद्धि करते हैं और उन प्राथमिकताओं को अपने राजस्व से पूर्ण करते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार की जो वृद्धि है यानी उनके राजस्व में जो वृद्धि है, ये केंद्र के ऊपर उत्तर प्रदेश राज्य की निर्भरता को कम करेगी, जबकि विकास खर्च को बढ़ाने की अनुमति देता है कि अब आप डेवलपमेंट में अधिक खर्च कर सकते हैं क्योंकि आपके पास है, आपको उधार लेने की जरूरत नहीं है किसी से। ठीक है। इसरो का सुक्रियान्वन भारत की अंतरिक्ष महत्वाकांक्षा एक बड़ा अपडेट है कि भारत जल्द ही अपने अंतिम चरण में है सुक्रियान-1 मिशन को लॉन्च करने में। नाम से स्पष्ट है, सुक्रियान-1 मिशन जो है वो शुक्र के वायुमंडल में जाएगा और वहाँ पे वहाँ की गैसों और बादलों का अध्ययन करेगा। इस तरह से इसरो जो है इसरो शुक्रयान-1 को लॉन्च करने वाला है। इसका लक्ष्य क्या है? शुक्र के वायुमंडल में सल्फ्यूरिक एसिड के बादलों और ज्वालामुखी गतिविधियों का विस्तृत अध्ययन करने का लक्ष्य रखता है। ये एआई एकीकरण, ये जो मिशन भेजा जा रहा है इसका जो पेलोड है, उसका जो नेविगेशन है, अगर आप उसकी बात करेंगे, स्वायत्त नेविगेशन के लिए स्वदेशी एआई का प्रयोग किया जा रहा है, यानी कि सेल्फ डिपेंडेंट नेविगेशन प्रणाली के लिए इसके लिए स्वायत्त एआई का प्रयोग किया जा रहा है। हमारा डेवलप एआई है वो, तो हमें निश्चित रूप से इस पर भी गर्व करने का एक वजह मिलती है। वर्तमान स्थिति की बात करें तो ये पेलोड परीक्षण के अंतिम चरण की घोषणा, प्रक्षेपण की तैयारी अंतिम चरणों में है। इसको LVM-3 से लॉन्च किया जाने वाला है, यानी लॉन्च व्हीकल मार्क 3 से इसको लॉन्च करेंगे हम लोग। इस मिशन की अवधि की बात करें तो ये मिशन लगभग 4 वर्ष का होने वाला है, 4 वर्ष की अवधि होगी। साथ ही एक बड़ा अपडेट ये है कि इसमें जर्मनी और स्वीडन, माफ़ कीजिएगा, इसमें फ्रांस और स्वीडन जैसी कंट्रीज़ के पेलोड भी इस मिशन में रहने वाले हैं, इस मिशन में प्रयोग होने वाले हैं, जिनको ये हमारा मिशन, हमारा ये शुक्रयान-1 लेकर जाने वाला है। बात करते हैं शुक्रयान और वैश्विक अंतरिक्ष प्रतिस्पर्धा की, तो शुक्रयान के विषय में एक अपडेट है ईएसए का। ईएसए मतलब यूरोपियन स्पेस एजेंसी जो है, उनका एक मिशन है, उसका नाम है इनविजन। इनविजन भी शुक्र की अध्ययन के लिए लॉन्च किया गया है, लॉन्च किया जाने वाला है। ये पैरेलल में ही चल रहा है, यानी जब भारत का शुक्रयान-1 चल रहा है उसी वक्त इनविजन भी चल रहा है पैरेलल में। अभी ये भी नहीं लॉन्च हुआ है, ये भी अपनी तैयारी की प्रक्रिया में है। तो ये जो इनविजन है ये यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी का शुक्र अभियान है, भारत के समानांतर तैयारी में ये लगा हुआ है। नासा का डेविनिस प्लस, शुक्र के वायुमंडल में उतरने और रासायनिक संरचना को समझने के लिए नासा का ये कार्यक्रम है। अच्छा, ये ध्यान रखिएगा, इस तरह के कार्यक्रम आपको एक तरह से समझिए कि मैच करने के लिए, मैच द फॉलोइंग करने के लिए क्वेश्चन आ सकते हैं, तो इनके नाम याद रखिएगा, किस एजेंसी का कौन सा कार्यक्रम है।
भारत का है शुक्रयान 1, जो इसरो इसके सस्ती, हमने हमेशा से ही किया है, सस्ते में काम करते हैं हम, कम लागत और अधिकतम वैज्ञानिक उपलब्धि हासिल करते हैं बहुत कम लागत लगाकर, जो भारत का शुक्रयान करने वाला है। जिस तरह हमने मिशन मंगल में किया था, हमने चंद्रयान में भी करके वो दिखाया। अब हम बात करते हैं मोइदम्स की ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक महत्व। तो ये एक तरह से जिस तरह हम लोग बात करते हैं मिस्र के पिरामिडों की बात करते हैं, वैसे ही ये जो मोइदम्स हैं ये असम के पिरामिड हैं। असम में जो आप पीछे संरचना देख पा रहे हैं, ये संरचना देख पा रहे हैं, एक मंदिर सी छोटी सी संरचना है जो एक पहाड़ी पर, ये पूरी पहाड़ी है, ये पूरी पहाड़ी पर बसी हुई संरचना है, जिसमें ये जाने का एक रास्ता दिख रहा है आपको। इसके अंदर अवशेष यानी कि जो व्यक्ति मर जाते थे उनको यहाँ पर श्रद्धांजलि दी जाती थी, इनको वहाँ पर दफना कर रखा जाता था। तो इन्हें संज्ञा दी जाती है, मिस्र के जिस तरह पिरामिड हैं उसी तरह इन्हें मोइदम्स को भी संज्ञा दी जाती है। हाल ही में यूनेस्को इनका लगातार अध्ययन कर रहा है, विश्व धरोहर स्थलों में शामिल करने की दौड़ में ये शामिल हैं। मोइदम्स के बारे में बता दें, अहोम साम्राज्य लगभग 600 से अधिक वर्षों पूर्व अहोम साम्राज्य ने यहाँ पर शासन किया था। ये मुगलों के पैरेलल हैं, ये शासक मुगलों के पैरेलल रहे हैं। मुगलों को इन्होंने युद्ध में 17 बार हराया है, जो अपने आप एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। ये डाटा भी आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि मुगलों को अहोम साम्राज्य के राजाओं ने 17 बार पराजित किया था, यानी कि मुगल्स यहाँ पर विजय प्राप्त नहीं कर सके थे। ये जो पिरामिड नुमा संरचना है, ये संरचनाएं अंत्येष्टि संस्कार और वास्तुकला की अनूठी झलक को प्रस्तुत करती हैं। यूनेस्को टीम ने संरक्षण कार्य का निरीक्षण किया है कि किस तरह से आप इनको संरक्षित कर रहे हैं। विश्व धरोहर स्थल की दौड़ में हमने आपको बताया कि ये पहले से विश्व धरोहर स्थल की दौड़ में शामिल हो चुका है। असम के पिरामिड के रूप में इनको जाना जाता है। शब्दावली, समाचार में शब्द, आज के मुख्य बिंदु, वो जो शब्दावली वाला टॉपिक था वो उसमें कोई रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन नहीं थी, इसलिए हमने उसको स्किप कर दिया। आज के मुख्य त्वरित पुनर्वलोकन, हमने पढ़ा IMEC विस्तार के बारे में कि ओमान इससे जुड़ने वाला नया सदस्य बन चुका है, जबकि PME सेवा 500 जिलों में जो जिला स्तरीय सेवाएं हों उनको एक पोर्टल, एक सिंगल विंडो के माध्यम से सेवा प्रदान की जाएगी, जिसके लिए PME सेवा। यूपी की अर्थव्यवस्था को $1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने के लिए सेमीकंडक्टर नीति, जिसमें 5,000 करोड़ के निवेश का प्रस्ताव है, जबकि उत्तर प्रदेश की राजस्व में 12% की उत्तरोत्तर वृद्धि देखी गई है। शुक्रयान 1 जो ये पेलोड के अंतिम चरण में है, पेलोड इसका जो टेस्टिंग के अंतिम चरण में है, इसमें स्वीडन और फ्रांस के भी कुछ उपकरण देखे जा सकते हैं। जल्द ही हम इसे LVM-3 यानी कि लॉन्च व्हीकल मार्क 3 से लॉन्च करने वाले हैं, जबकि ये मिशन की समयावधि होगी लगभग 4 वर्ष। चलिए, इसी के साथ आज के सेशन को हम समाप्त करते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू।